शिवाजी महाराज भारत के इतिहास का एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान योद्धा जिनकी बहादुरी और जिनका रणनीतिक व प्रशासनिक कौशल ही उनकी पहचान थी। एक ऐसा वीर सम्राट जिन्हें छत्रपति के ताज से नवाजा गया। शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए छोटे मोटे राजाओं से जंग नहीं की थी, बल्कि उन्हें बीजापुर और मुगलिया जैसी ताकतवर सल्तनतों से लोहा लेना पड़ा था। बीजापुर और मुगल साम्राज्य के कई सेनापतियों को उन्होंने धूल चटा दी थी। वे आखिरी दम तक औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट से लड़ते रहे। उनकी रणनीति के सामने मुगलिया सल्तनत पस्त हो गई थी। उन्होंने कई बार औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे किए। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का ख्वाब देखने वाले औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत से उन्होंने न सिर्फ मराठाओं को आजादी दिलाई, बल्कि बाद में खुद मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी बने। महज 16 बरस की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर के कई किलों पर कब्जा कर लिया। वो भारतीय नौसेना के पिता थे, जिन्होंने कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण कराया। एक तरफ वो लोगों के लिए हिंदू हृदय सम्राट हैं, दूसरी तरफ उन्हें मराठा गौरव का भी तमगा दिया जाता है। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी के किले में शाहजी राजे और जीजाबाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया शिवाजी। कई लोग मानते हैं कि शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल शिवाजी की मां ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शिवई की पूजा की थी और इसीलिए देवी शिवई के नाम पर ही शिवाजी का नाम रखा गया। उनका मूल नाम शिवाजी भोसले था, लेकिन प्रशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें छत्रपति या क्षत्रियों के प्रमुख की उपाधि दी गई थी। उनके पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। शिवाजी का लालन पालन उनकी माता जीजाबाई की देखरेख में हुआ। शिवाजी एक कुशल सैनिक और कुशल मराठा प्रशासक थे। उन्हें जंग की ट्रेनिंग और प्रशासन की समझ दादोजी कोंडदेव जी से मिली थी, जो बीजापुर सल्तनत में जनरल के पद पर तैनात थे। 1630 में जब शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें हुआ करती थी। अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन आपस की लड़ाई के अलावा उत्तर की तरफ से मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे, ताकि दक्षिण भारत में मुगलों का वर्चस्व कायम हो जाए। इस दौरान दिल्ली में शाहजहां का शासन था। 1636 में शाहजादा औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने सबसे पहले बीजापुर पर हमला कर दिया। मुगलों के वार ने बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का शासन कमजोर करना शुरू कर दिया। इधर शिवाजी छोटी उम्र में ही कमाल कर रहे थे। वो युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हो रहे थे। उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके शिवाजी ने अपने युद्ध कौशल का लोहा मनवा दिया था। शासन की कमजोरी के चलते बीजापुर अराजकता का शिकार हो चुका था। इस कमजोरी का फायदा उठाकर सामंतों ने बीजापुर के अधिकतर किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। शासक को कमजोर पड़ता देख शिवाजी ने मराठों को संगठित किया और बीजापुर के दुर्गों को जीतने की योजना बनाई। अगले 2 साल के भीतर शिवाजी ने पुणे के पास कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना कब्जा जमा लिया। इनमें कोंडना और पुरंदर जैसे वे किले शामिल थे जो बीजापुर के ताकतवर हिस्से माने जाते थे। बाद में शिवाजी ने राजगढ़ किले पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने पुणे के पूर्व में सुपा, बारामती और इंदापुर के आसपास के क्षेत्रों को भी अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद शिवाजी ने पश्चिम की ओर कोंकण की तरफ रुख किया और कल्याण के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बीजापुर सल्तनत के भीतर इन घटनाओं ने खलबली मचा दी। आदिल शाह के सामने शिवाजी को बंदी बनाने की और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांगे उठने लगी। लेकिन ये वो दौर था जब आदिल शाह शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित हो चुका था। आदिल शाह शिवाजी को बंदी नहीं बना सका, लेकिन उसने उन पर कार्रवाई करने के लिए, वार करने के लिए एक दूसरी चाल चली। 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार करवा लिया। सूचना मिलते ही शिवाजी आग बबूला हो उठे। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लिया
और छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद करा लिया। 1649 से 1655 के दौरान शिवाजी ने अपनी विजय यात्रा पर खुद से ही लगाम लगा दी और अब तक मिली अपनी बढ़त को वो चुपचाप रहते हुए और मजबूत करने में जुट गए। ये भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिवाजी बेहद मजबूत बनकर दोबारा उसी तेवर में उभरे। 1656 में महाबालेश्वर के वर्तमान हिल स्टेशन के पास जावली की घाटी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में आगे बढ़ने की राह खोल दी। लेकिन 6 साल तक युद्ध से दूर रहे शिवाजी की आदिल शाही सल्तनत से अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ऐसे में बीजापुर में शिवाजी की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी। बीजापुर की मुख्य रानी बड़ी बेगम साहिबा ने अपने दरबारियों को ललकारते हुए पूछा कि बीजापुर में ऐसा कौन सा शख्स है जो शिवाजी को कुचलने की ताकत रखता है। जवाब में आदिल शाही हुकूमत के सबसे बड़े लड़ाके अफजल खान ने सबसे पहले हुंकार भरी। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींग हाँकी कि शिवाजी कौन है, मैं उसे यहाँ जंजीरों में बांध कर लाऊंगा और ऐसा करने के लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे तक उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में जब अफजल खान ने शिवाजी को पकड़ने का बीड़ा उठाया, तब दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ और अंततः 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात तय हुई। इस मुलाकात के दौरान अफजल ने शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारने की कोशिश की, पर शिवाजी इस चाल को पहले ही भांप चुके थे और उन्होंने अपने हाथ में बघनख यानी बाघ के नाखून छिपा रखे थे। इसी बघनख से वार कर शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अपने सेनापति को मरा पाकर अफजल खान की सेना वहां से भाग खड़ी हुई। उधर 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने वहां आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने औरंगजेब को बीजापुर पर हमले में मदद करने की पेशकश की। इस पेशकश के बदले शिवाजी को बीजापुर के किलों और उनके कब्जे वाले गांवों पर उनके अधिकार को औपचारिक मान्यता मिल गई। इस दौरान मुगलों और शिवाजी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे बने रहे। लेकिन अगले ही साल यानी 1657 में शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बात से औरंगजेब आग बबूला हो गया और शाहजहां के इस फैसले को मानने से उसने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने फरवरी 1658 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया और मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह को शिकस्त देकर औरंगजेब ने निर्णायक जीत हासिल कर ली। मतलब मुगलिया सल्तनत पर औरंगजेब का कब्जा हो गया। औरंगजेब ने शाहजहां को बेदखल कर दिया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसका पूरा ध्यान उत्तर भारत की रियासतों पर था, जिसकी वजह से मुगलों के हाथ से दक्षिण भारत निकलता जा रहा था। इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए शिवाजी ने दक्षिण में मुगल इलाकों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी शिवाजी ने धावा बोला। इस वजह से औरंगजेब और शिवाजी के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई। औरंगजेब ने जब उत्तर भारत की रियासत पर अपनी पकड़ बना ली, तब उसने दक्षिण के बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक शिवाजी दक्षिण के 40 दुर्गों पर कब्जा कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि दक्षिण भारत से मुगलिया सल्तनत बिल्कुल बेखबर थी। मुगल सैनिक पूरे दक्षिण भारत में फैले हुए थे, लेकिन शिवाजी की शानदार युद्ध नीति, गुरिल्ला तकनीक उनकी युद्ध रणनीति की मजबूती थी। शिवाजी छोटे छोटे गुटों में बंटकर दुश्मनों पर हमला किया करते थे। हमला करते ही शिवाजी और उनकी सेना तुरंत गायब हो जाती थी और पहाड़ के दुर्गों में छिप जाती थी। शिवाजी ने एक ताकतवर नौसेना भी बनाई थी। शिवाजी जानते थे कि कोंकण तट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूत नौसैनिक शक्ति हासिल करने की जरूरत होगी। लिहाजा उन्होंने 1657 में ही अपनी नौसेना का निर्माण शुरू कर दिया था। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा अन्य कई स्थानों पर अपने नौसेना किलों का निर्माण कराया। उस जमाने में उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोत भी हुआ करते थे। मराठी इतिहास का दावा है कि उनके बेड़े में लगभग 400 युद्धपोत थे। हालांकि समकालीन अंग्रेजी इतिहास के मुताबिक यह संख्या कभी भी 160 से अधिक नहीं हुई थी। बहरहाल दक्षिण भारत में धीरे धीरे मराठा साम्राज्य
शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता चला गया। औरंगजेब भी शिवाजी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया और 1.5 लाख की फौज के साथ शाइस्ता खान को